हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक इसी वक्त अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। इम्पोर्टेंट मैसेज होने की वजह से अनिका उसे खोलकर पढ़ती है। मैसेज पढ़ने के बाद अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह एनी से कहती है, एनी, हमारे पास उस मटेरियल की कॉपी अवेलेबल है जिस मटेरियल से उसका शरीर बना है। क्या यह किसी काम का साबित हो सकता है? दरअसल अनिका ने अपने सिक्योरिटी गार्डों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि हम उसकी बॉडी मटेरियल का कोई सैंपल हासिल कर सकें ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका बॉडी मटेरियल क्या है। यह मैसेज प्रीति का था जो घायल कमांडोज को ट्रीटमेंट दे रही थी। जिन कमांडोज ने चाकुओं से विविधकाय पर हमला किया था उन्हीं में से एक कमांडो जो लगातार कई बार वार करके उसके शरीर को काटने में कामयाब हुआ था, उसी के डिगजैग चाकू पर उस पदार्थ का सैंपल आ गया था। विविधकाय ने उन सभी को इतनी सख्ती के साथ उठाकर फेंका था कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो तुरंत उठकर चल सके या फिर बात कर सके। उनमें से किसी की हड्डी टूट चुकी थी तो किसी की मसल्स में गहरे घाव थे। कुछ ऐसी ही स्थिति उस कमांडो की भी थी। उसने अपना काम तो बखूबी पूरा किया था, लेकिन आज वह दोबारा लड़ पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इसीलिए उसने वह चाकू प्रीति को देते हुए अनिका तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट की थी। दमयंती देवी का किला। रुद्रमा देवी की कही हुई बातें सुनकर दमयंती देवी को कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और वह लगातार नीचे की ओर धंसती चली जा रही है। तभी दूसरे पल उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और वह अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है। अब उसे महसूस होता है कि उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो चुकी है। जैसे ही दमयंती देवी अपना हाथ अपने सिर पर रखती है तभी रुद्रमा देवी उसे अपने हाथों से सहारा देकर संभाल लेती है और गुस्से में धीमी आवाज में कहती है, होश में आओ, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। इससे पहले कि रोहित और अनिका तुम्हारे विविधकाय से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसे हमले के लिए दोबारा भेजना होगा। शीघ्रता करो, तुम्हारे पास अधिक वक्त नहीं है। दमयंती देवी अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर अपने सिपाहियों को पास में आने का इशारा करती है। तभी दो सिपाही दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने अपने हाथ सामने की ओर बांधे हुए थे और अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। दमयंती देवी अपनी कड़क आवाज में कहती है, हमारी अभी तुरंत हर्षिता और योगेश से बात करवाओ। उनमें से एक सिपाही कहती है, जी माँ साहिबा। इसके बाद वह तुरंत वहां से बाहर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद एक सिपाही आकर दमयंती देवी से कहती है, माँ साहिब, लाइन कनेक्ट हो गई है। दमयंती देवी अपनी जगह से उठती है और जाकर हेडफोन को अपने कानों में लगा लेती है। उधर से आवाज आती है। हर्षिता कहती है, जी माँ साहिब, आदेश कीजिए। दमयंती देवी कहती है, अभी के अभी उस विविधकाय को रोको। जितना जल्दी हो सके उसके पास पहुंचो और देखो वह बच्चा आर्यन है भी या नहीं। अच्छी तरह देखकर मुझे बताओ, पता करो वास्तव में जो विविधकाय के पास है दरअसल वह बच्चा है भी या नहीं। जांच करो, कहीं हमें भ्रमित करने के लिए वह किसी तरह का जाल तो नहीं है। दमयंती देवी का आदेश सुनते ही हर्षिता के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसकी सांसें भी कुछ फूलने लगती हैं। डर के मारे होठ कांपने लगते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर योगेश भी अंदर ही अंदर डर से कांपने लगता है। वह समझ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत सिर पर आकर पड़ी है, लेकिन हर्षिता की ऐसी हालत देखकर वह खुद को संभालता है। फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और आंखों से इशारा करता है कि खुद को संभालो और माँ साहिबा को जवाब दो। हर्षिता किसी तरह अपनी चेतना में लौट आती है और फिर जवाब देती है, जी माँ साहिब, मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करती हूँ। दमयंती देवी गरजते हुए कहती है, कोशिश नहीं, हमें परिणाम चाहिए। हर्षिता डरते हुए कहती है, जी माँ साहिब। अपनी बात कहने के बाद दमयंती देवी फोन रख देती है। इसके बाद हर्षिता और योगेश गाड़ी के किनारे लगाकर उसमें से बाहर निकल जाते हैं। योगेश हर्षिता से पूछता है, क्या हुआ हर्षिता? हर्षिता जवाब देती है, हमने न जाने किसकी सूरत देखकर यह काम शुरू किया था। माँ साहिब का कहना है कि विविधकाय से संपर्क साधो और उससे मिलकर उस बच्चे की पुष्टि करो कि वह आर्यन है ही नहीं। अब बेहद परेशान होते हुए योगेश कहता है, क्या हम सड़क पर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे? क्या हम डॉक्टर हैं या हम प्रिजन लैब और डॉक्टरों की फौज साथ लेकर घूम रहे हैं? यह कैसी बात हुई? हम कैसे पता लगाएंगे कि वह बच्चा असली है या नकली?
जहाँ तक सूरत देखने का सवाल है तो हम सभी ने स्क्रीन पर देखा कि वह आर्यन ही था। अब हर्षिता चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यह सब बाद की बातें हैं। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि विविधकाय को ऑटोमेटिक मोड में डाला गया है। उसे माँ साहिब की लोकेशन पर पहुंचना है। वह हमारी रेंज से बाहर जा चुका है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसकी स्पीड कितनी अधिक है। हम चाहकर भी उसकी रेंज में नहीं पहुंच सकते और उसे कंट्रोल करने की रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के बाहर हम उसे दी हुई कमांड बदल नहीं सकते। हर्षिता अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति से वह कैसे बाहर निकले। बिना कोशिश के माँ साहिबा को ना कहने का मतलब मौत था। इसके अलावा असफल होने की सजा भी मौत ही थी। उनकी स्थिति ऐसी थी कि आगे खाई पीछे कुआं, दोनों तरफ मौत नजर आ रही थी। हर्षिता पीछे खिसकते हुए वहां लगी हुई ग्रिल से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसका मन इतना अस्थिर था कि इधर से उधर दौड़ते हुए वाहनों की तेज आवाज भी उसके कानों में नहीं पहुंच रही थी। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। तभी योगेश कहता है, मिल गया, मिल गया, हर्षिता मिल गया। हर्षिता हैरान आंखों से उसकी ओर देखती है और फिर पूछती है, पूरी बात कहो, क्या मिल गया? क्या तुम्हें विविधकाय मिल गया? पर वह तुम्हें कैसे मिल सकता है? योगेश अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, विविधकाय नहीं, विविधकाय तक पहुंचने का उपाय मिल गया। योगेश अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? तुमने खुद उसकी सारी कमांड फिक्स की थी। तुम्हें याद है, दिल्ली छोड़ने से पहले वह योगराज भैया के खुफिया ठिकाने तक जाएगा, जहां से तसल्ली कर लेने के बाद कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है, वह आगे बढ़ेगा। अब हर्षिता कहती है, मुझे यह बात याद है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें, हम जब तक वहां पहुंचेंगे वह वहां से जा चुका होगा। हम और विविधकाय दोनों ही विपरीत दिशाओं में आगे की ओर बढ़े हैं। हमारी आपस में दूरी बहुत अधिक है। योगेश कहता है, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन जो लोग वहां हैं वह उसे रोक सकते हैं। इसका कोई तो तरीका होगा। क्या तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा नहीं जो उसकी कमांड बदल सके? योगेश की बात सुनकर हर्षिता की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह अटकते हुए कहती है, हाँ है, वह बदल सकती है। योगेश कहता है, जल्दी बोलो, कौन बदल सकती है? हर्षिता जवाब देती है, माँ साहिबा की लच्छो। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, लेकिन शायद वह दिल्ली में नहीं है। वह 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी, इसीलिए यह काम हमें सौंप दिया गया था। अगर वह यहाँ होती तो इतने बड़े काम की जिम्मेदारी उसी को मिलती। वह अपने काम में कभी असफल नहीं होती है। योगेश कहता है, आज 7 दिन बीत चुके हैं, यह 7वें दिन की रात है। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी बाकी होगी तो वह जरूर दिल्ली लौट आई होगी। मारवा हाउस। एनी अनिका को जवाब देते हुए कहती है, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ, पर बहुत अच्छी साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ यह पता लगाने की कि वह पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है और उसका तोड़ क्या है, लेकिन मैं इसमें कितनी कामयाब होंगी यह अभी से कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। अनिका एनी को जवाब देती है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं उस पदार्थ पर काम करती हूँ और तुम उसके सॉफ्टवेयर को करप्ट करने के लिए कोड बनाने की कोशिश करो। ठीक इसी वक्त अनिका के फोन पर कौटिल्य की कॉल आने लगती है। अनिका अपना फोन उठाती है। उधर से कौटिल्य की आवाज आती है। कौटिल्य कहता है, मैडम, वह एक जगह पर जाकर रुक गया है। इसके बाद वह उसकी लोकेशन भी अनिका को बता देता है। अनिका कहती है, कौटिल्य, क्या तुम उसे करप्ट करने के लिए कोड बना सकते हो? कौटिल्य कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। यह एकदम नई तरह की चीज है, इसीलिए मुझे कितना वक्त लगेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब अनिका कहती है, अच्छा, इसे छोड़ो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद उसे कुछ निर्देश देते हुए अंत में पूछती है, क्या तुम यह कर पाओगे? याद रहे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कौटिल्य कहता है, आप चिंता मत कीजिए, यह समय पर हो जाएगा। अनिका जवाब देती है, परंतु काम पर लग जाओ। हर बीतते सेकंड के साथ हमारा समय कम हो रहा है। बहुत जल्द ही हमारा भेद खुल जाएगा और वह जहाँ पर भी मौजूद है वहाँ से वापसी करेगा। इस बार उसका अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जो उसे पहले हासिल नहीं हुआ, उसे ढूंढने के लिए वह पूरा मारवा हाउस छान मारेगा। अगर जमीन के ऊपर उसे बच्चे नहीं मिले तो फिर वह पूरे मारवा हाउस को खोद डालेगा और बच्चों को जमीन के नीचे ढूंढेगा। कौटिल्य को यह महत्वपूर्ण काम सौंपने के बाद अनिका एनी से कहती है, अब हमें भी बिना किसी देरी के अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए।
अनिका की बात सुनते ही जॉन अपने हथियारों को समेटने के लिए चल पड़ता है। एनी विविध काय का सॉफ्टवेयर करप्ट करने के लिए तरीका ढूंढने बैठ जाती है। वहीं अनिका और रोहित रिसर्च लैब से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। अनिका बाहर की ओर इसलिए जाती है ताकि वह उस पदार्थ को रिसर्च लैब में ला सके और फिर अपने रिसर्च वर्क में लग जाए। वहीं रोहित के लिए बाहर जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ उसके लायक कोई काम नहीं था। वह अनिका के साथ यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वह पूरी सिचुएशन को समझ सके और साथ ही यह भी जान सके कि अनिका ने अब तक की प्लानिंग कैसे की थी और वह आगे क्या प्लान करने वाली है, ताकि वह उसी हिसाब से आगे बढ़ सके। इस वक्त उसे अपने कमांडोज और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आगे की रणनीति बनानी थी। अब तक चिराग भी आ चुका था और रोहित मारवा का इंतजार कर रहा था। कोटिल का कमरा। कोटिल भूमिका को स्क्रीन दिखाते हुए जरूरी इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उससे कहता है, तुम इस पर हर वक्त निगाह बनाए रखना। जैसे ही यह विविधकाय यहाँ से किसी भी ओर जाता है, हमें उसकी सूचना अनिका मैडम को देनी होगी। उनका कहना है कि यह वापस आएगा और हम इसी ट्रेसर से यह पता लगा सकेंगे कि वह मारवा हाउस की ओर बढ़ रहा है। भूमिका कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं यह अच्छी तरह संभाल लूंगी। अब तक इतना तो सीख ही चुकी हूँ। कोटिल हल्की सी मुस्कान भूमिका को देते हुए दूसरा लैपटॉप खोलकर उस पर काम करने में व्यस्त हो जाता है। आज कोटिल की पूरी जिंदगी की तपस्या की परीक्षा थी। आज उसे वह कर गुजरना था जिसे करना किसी एक इंसान के वश की बात नहीं थी।